बहुत हो गया टाइम पास, अब ये मेरा वीडियो करेगा थोड़ी देर के लिए स्पोर्ट्स को आउट क्लास। बहुत हो गया टाइम पास, अब ये मेरा वीडियो थोड़ी देर के लिए करेगा स्पोर्ट्स को आउट क्लास। थोड़ी सी पढ़ाई करते हैं, थोड़ी सी पढ़ाई करते हैं, जीवन में आगे बढ़ते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर एक बार आप सबके अपने चहीते यूट्यूब चैनल पर। चैनल का नाम है प्रसन्न चैनल। तो दोस्तों, आज का वीडियो हटके वाला टॉपिक है, अलग वाला टॉपिक है। तो आज का टॉपिक कौन सा है ये मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों, आज का वीडियो एचआर से जुड़ा हुआ है। और वैसे तो आपको पता होगा क्रिकेट का वर्ल्ड कप चल रहा था, तो मेरे वीडियोस क्रिकेट से जुड़े हुए आ रहे थे। लेकिन दोस्तों, आज का वीडियो एचआर से जुड़ा हुआ है, और इसलिए अगर आपने मेरी 4 बातें ठीक से सुनी हैं तो आपको पता चला होगा कि मैंने कुछ पढ़ने के बारे में बात की थी। तो दोस्तों, मेरे वीडियोस आ रहे थे एचआर से जुड़े हुए। तो एक में मैंने आपको एचआर और एडमिन क्या रहता है बताया था, और दूसरे वाले वीडियो में मैंने आपको उसके फंक्शंस बताए थे। तो दोस्तों, आज का वीडियो डेडिकेट करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ एचआर एंड एडमिन। तो मतलब जो भी बंदा एचआर और एडमिन में काम कर रहा है, तो मैंने ये एक साथ कर लिया है, क्योंकि कई स्टार्टअप्स होते हैं उसमें एक ही बंदा होता है जो एचआर और एडमिन का काम करता है। तो वो एचआर से जुड़ा हुआ क्या काम करता है इस पर हम फोकस करेंगे। और एक कंपनी कोई भी हो, स्टार्टअप हो या फिर कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो, वो अगर एचआर को हायर करते हैं यानी एचआर को रिक्रूट करते हैं, या फिर सिंपल वर्ड्स में अगर वो एचआर को अपनी कंपनी में ले आते हैं, तो उनका मोटिव क्या होता है या फिर इंटेंशन क्या होता है एचआर को हायर करने का। तो देख लेते हैं पहले ग्राफिक्स के ज़रिए। तो आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर इम्पोर्टेंस ऑफ एचआरएम। तो दोस्तों, इसके अंडर कई सारे फंक्शंस आते हैं या फिर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आ जाते हैं। कि एक है फ्यूचर पर्सनल नीड्स, दूसरा है पार्ट ऑफ स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, इसमें तीसरा है क्रिएटिंग हाईली ट्रेंड पर्सनल, चौथा पॉइंट इसमें आ जाता है इंटरनेशनल स्ट्रेटजीज़ का। जो पांचवा पॉइंट है वो तो इसमें आ जाएगा फाउंडेशन फॉर पर्सनल फंक्शंस। छठवां पॉइंट है इंक्रीजिंग इन्वेस्टमेंट्स, सातवां पॉइंट है रेजिस्टेंस टू चेंज, आठवां पॉइंट है सक्सेशन प्लानिंग, नौवां पॉइंट है अदर बेनिफिट्स, और दोस्तों 10वां पॉइंट है कि यूनाइटिंग दी लाइन एंड स्टाफ मैनेजर्स और उनके व्यू पॉइंट्स को यूनाइट करना। तो दोस्तों, ये जो सारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसको हम एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों, आपको नज़र आएगा पहला पॉइंट जो है फ्यूचर पर्सनल नीड्स से जुड़ा हुआ। तो आइए इसे डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों, फ्यूचर पर्सनल नीड्स यानी आपको नहीं लगता ये पॉइंट रिक्रूटमेंट से जुड़ा हुआ है? तो जी हाँ दोस्तों, जहाँ तक रिक्रूटमेंट की बात है, मैंने आपसे कई बार डिस्कस किया है कि रिक्रूटमेंट का क्या प्रोसेस होता है, या फिर जो भी रिक्रूटर्स होते हैं वो किसी कंपनी में काम करते हैं, कोई भी कंपनी में काम करते हैं, वो एक जनरल प्रोसेस फॉलो करते हैं, और वो प्रोसेस कॉमन होता है सबके लिए। यानी सोर्सिंग, स्क्रीनिंग, फिर शॉर्टलिस्टिंग, शेड्यूलिंग, सैलरी नेगोशिएशन, ये जो भी पूरा प्रोसेस शुरू होता है सोर्सिंग से, और जो एंड होता है कि जब इंटरव्यूज़ होते हैं, और इंटरव्यू के में जब सैलरी डिस्कशन होता है, और फिर उसके बाद जॉइनिंग फॉर्मेलिटी होती है, इसे एक रिक्रूटमेंट का प्रोसेस कहा जाता है। तो इसे हमने कई बार डिस्कस किया है, आज ये नहीं बात करेंगे हम। फ्यूचर पर्सनल नीड्स ये जो पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट एचआर वाला, इस पर हम बात करेंगे। और दोस्तों, वैसे 10 पॉइंट है, अब 10 पॉइंट एक वीडियो में डाल दूंगा तो वीडियो आधे घंटे का या 1 घंटे का हो जाएगा, और मुझे नहीं लगता कि आप इतनी मतलब इतना टाइम डेडिकेटेडली दे पाएंगे। तो मैंने क्या किया है कि मैं आज 2 पॉइंट्स डिस्कस कर रहा हूँ, अगले वाले वीडियो में फिर एक बार 2 पॉइंट्स लूँगा और डिस्कस करेंगे इस पर, ताकि एक डिटेल्ड डिस्कशन हो, आपको भी एक सही से अंडरस्टैंडिंग आ जाए कंसेप्ट्स की, और कंसेप्ट्स क्लियर हो जाए। तो दोस्तों, अब मैंने आपको रिक्रूटमेंट तो इस वीडियो में भी बताया है।
तो मान लेते हैं कि मैं किसी स्टार्टअप में काम कर रहा हूँ, क्योंकि स्टार्टअप में जब हम काम करते हैं तो क्या होता है दोस्तों कि एक फास्ट कॉम्पिटिटिव पेस्ड एनवायरनमेंट रहता है और आपको इसमें सीखने को काफ़ी मिलता है, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस आ जाता है। वैसे तो बड़े कंपनी में भी फास्ट पेस्ड एनवायरनमेंट हो सकता है, लेकिन कई बार थोड़ी प्रोसेसेस स्लो होती है, लेकिन स्टार्टअप में आपको थोड़ा सा क्विकली करना पड़ता है। तो मान लेते हैं कि मैं किसी स्टार्टअप में काम कर रहा हूँ और मैं यहाँ पर एक एचआर हूँ, तो और अगर मेरी कंपनी में एक जॉब ओपनिंग है, तो मान लेते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग की जॉब ओपनिंग है। तो दोस्तों अब आप कहेंगे कि डिजिटल मार्केटिंग ये तो कोई एक बहुत बड़ी फील्ड हो गई जिसमें कई सारे फंक्शंस आते हैं। तो मैं आपको ग्राफिक्स के ज़रिए दिखाता हूँ कि वो कौन से फंक्शंस होते हैं। तो दोस्तों आपको नज़र आ रहा होगा स्क्रीन पर, सबसे पहला नाम है एसईओ। अब यहाँ पर ये जो एसईओ लिखा हुआ है उसमें दिया गया है लिंक, कीवर्ड्स, पेज रैंक, फिर ट्रैफिक। ये तो दोस्तों ये अंडर एसईओ आ जाता है। तो बट सी हम एक एचआर पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करते हैं और इसमें डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि ये एसईओ का काम होता है। तो जस्ट ओवरव्यू जान लेते हैं कि कौन से फंक्शंस होते हैं। तो एक है एसईओ। अब दोस्तों ये दूसरा आ गया और इसे कहते हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग। सोशल मीडिया मार्केटिंग यानी आप रील्स बनाते हैं, पोस्ट्स बनाते हैं और उसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, पिंटरेस्ट और एक्स यानी जिसे पहले ट्विटर कहा जाता था वहाँ पर जाकर प्रमोट करते हैं। तो जस्ट एक ओवरव्यू बता रहा हूँ मैं आपको। फिर इसके बाद दोस्तों आ जाता है कंटेंट राइटिंग। अब दोस्तों कंटेंट राइटिंग यानी एक मैं आपको बता देता हूँ एक ओवरव्यू। यानी आप कोई भी एक ब्लॉग पोस्ट लिख रहे हैं या फिर आप एक सिंपल वर्ड्स में किसी भी टॉपिक पर लिख रहे हैं और मान लेते हैं कि मीडियम पर आप लिख रहे हैं। तो लिखने के बाद आप वो जो भी आप जो कंटेंट लिखते हो तो मे बी उसमें आप कुछ भी कर रहे हो, या तो एक किसी कंपनी को आप प्रमोट कर रहे हो, कोई सर्विस को प्रमोट कर रहे हैं, कोई प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं, या फिर आप किसी का जो आउटपुट है, कोई प्रोडक्ट है उसका आउटपुट बढ़ा रहे हैं, या फिर किसी सक्सेसफुल बिजनेसमैन की बिजनेस स्टोरी लिख रहे हैं। आप कुछ भी लिख रहे हो, कंटेंट राइटिंग में ये होता है और आपके इसमें स्किल्स देखे जाते हैं कि वो कंटेंट आपने कितनी अच्छी तरीके से लिखा है, आपने प्रूफ रीडिंग किया है क्या, कोई स्पेलिंग मिस्टेक्स है क्या उसमें। तो ये सब मैं आपको एक एचआर एंगल से ये बातें बता रहा हूँ ताकि आप इन प्रोफाइल्स जो भी है आप इनको ठीक से समझ सकें। तो दोस्तों बढ़ेंगे आगे। तो दोस्तों इसके बाद होता है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। यानी ये एक और टाइप का मार्केटिंग है जहाँ पर आपकी कंपनी इन्फ्लुएंसर को हायर करती है, या तो आपके कॉन्ट्रैक्ट पर या फिर बाहर से काम करने के लिए। और ये इन्फ्लुएंसर आपके प्रोडक्ट को या फिर आपकी सर्विस को या फिर इन शॉर्ट आपकी कंपनी को प्रमोट कर देता है उसके ऑडियंस के लिए। तो दोस्तों ये तो हो गया इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। ये है दोस्तों ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग, और ये भी आ जाता है डिजिटल मार्केटिंग में, जहाँ पर आप फोटोशॉप या फिर कहीं पर भी जाकर ग्राफिक्स बनाते हो। कैनवा एक उसका उदाहरण है। अब बढ़ते हैं आगे और ये है आखिरी टाइप, वीडियो एडिटिंग। यानी आप वीडियोस बनाते हो किसी भी टॉपिक पर, या फिर आपको जो भी टॉपिक पसंद आता है आप वीडियो बनाते हैं, कोई सर्विस को प्रमोट करते हैं, किसी प्रोडक्ट के बारे में होता है, या फिर आज की दोस्तों आज के युग में लोग वीलॉग भी बनाते हैं, तो ये वीलॉग भी हो सकता है। तो दोस्तों मैंने आपको एक पूरा ओवरव्यू दे दिया है डिजिटल मार्केटिंग का कि डिजिटल मार्केटिंग में काम क्या रहता है। तो दोस्तों मान लीजिए कि एक कंपनी है और कंपनी में एसईओ की जगह है। अब दोस्तों एसईओ यानी क्या, ये एचआर के लिए मायने नहीं रखता। अब मैं आपको बता देता हूँ कि ऑन पेज होता है, ऑफ पेज होता है और टेक्निकल एसईओ होता है। तो फिर अब कैंडिडेट को लेकर आना है तो कैंडिडेट कैसा है, ये कैसा है इन द सेंस उसका एजुकेशन क्या है, उसकी एक्सपीरियंस कितनी है, उसकी एज कितनी है। कई कंपनीज में एज मैटर करता है। आप अगर इंटर्न को हायर कर रहे हैं तो एज ज़रूर मैटर कर जाता है, लेकिन कोई अगर स्पेशलिस्ट का रोल है या फिर मैनेजर का रोल है
तो वहाँ पर एक्सपीरियंस क्राइटेरियाज लगे हुए रहते हैं और ये जेडी में पता चलता है। जेडी यानी जॉब डिस्क्रिप्शन, जो एक एचआर को कंपनी की तरफ से मिलता है, यानी कैंडिडेट को क्या क्या आना चाहिए उसमें। तो जैसे मैंने आपको एसईओ की बात बताई, तो एसईओ में क्या कैंडिडेट को कंटेंट राइटिंग आना चाहिए, या फिर उसे कीवर्ड रिसर्च आनी चाहिए, या फिर इमेज ऑप्टिमाइजेशन, जो भी हो। तो मैंने आपको ऑन पेज वाली बातें बताई। आप अगर टेक्निकल एसईओ हो तो उसमें क्या कैंडिडेट को लैंडिंग पेजेस का नॉलेज चाहिए, robust.txt क्या है। तो ये जितना भी हो तो वो जेडी के अंदर लिखा हुआ रहता है और ये एचआर को पता हो रहता है। तो जैसे मैं आपको बता रहा था कि कैंडिडेट कैसा है, एक्सपीरियंस क्या है, एजुकेशन क्या है, उसका करंट सीटीसी क्या है, एक्सपेक्टेड सीटीसी क्या है, नोटिस पीरियड क्या है, कैंडिडेट कौन से लोकेशन का है, उसकी प्रेफर्ड लोकेशन क्या है, ये सारी बातें एचआर को फोकस करनी पड़ती है। ये उससे कैंडिडेट को जब भी वो टेलीफोनिक या फिर एक वीडियो इंटरव्यू रखता है तो उसे जाकर ये पता चलता है कि अरे क्या ये वही कैंडिडेट है जो कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है। और फिर कैंडिडेट की पाइपलाइन बनाना, जितने भी सारे कैंडिडेट्स हैं ये फर्स्ट राउंड से शॉर्टलिस्ट हुए हैं, फिर उनको मतलब सेकेंड राउंड के लिए उनका इंटरव्यू अरेंजमेंट करना। तो ये एक पूरी एचआर प्रोसेस होती है। तो दोस्तों इस जहाँ तक इस प्रोसेस की बात है, एक कैंडिडेट को कंपनी में लेकर आना मतलब दोस्तों बहुत दिक्कत का काम है और इसमें लगभग 1 से 2 महीने चल जाते हैं। मान लेना पड़ता है कि ये दोस्तों यही सही कैंडिडेट है, फिर इसे ऑफर लेटर दे देना, फिर उसकी जॉइनिंग हो जाती है और फिर उसे इंडक्शन देना। तो दोस्तों ये होता है। तो दोस्तों ये तो हो गया पहला पॉइंट, इम्पोर्टेंस ऑफ एचआरएम में। तो दोस्तों अब सेकंड पॉइंट डिस्कस करेंगे और जिसका नाम है स्ट्रैटेजिक प्लानिंग। तो दोस्तों क्या हो सकता है स्ट्रैटेजिक प्लानिंग, ये हम डिस्कस करेंगे। पहले आपको स्ट्रैटेजिक प्लानिंग ग्राफिक्स के ज़रिए दिखा देता हूँ। तो दोस्तों लगभग ये एक मतलब एक पिक्टोरल यानी एक इमेज है कि स्ट्रैटेजिक प्लानिंग लगभग इस तरीके का हो सकता है। तो दोस्तों जहाँ तक स्ट्रैटेजिक प्लानिंग की बात है तो इसमें भी एक प्रोसेस होता है कि डिटरमाइन वेयर यू करंटली स्टैंड, इसे भी हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। फिर आइडेंटिफाई योर गोल्स फॉर द फ्यूचर, उसके बाद डेवलप योर प्लान, पुट योर प्लान इनटू एक्शन, रिवाइज एंड रीस्ट्रक्चर योर प्लान एज नीडेड। तो दोस्तों इन फंक्शंस को भी डिस्कस करते हैं हमारे सेकेंड पॉइंट में, जिसका नाम है स्ट्रैटेजिक प्लानिंग। तो दोस्तों जहाँ तक स्ट्रैटेजिक प्लानिंग की बात है तो अब हम मैं आपको फिर से उसी एग्जाम्पल पर आ जाते हैं कि एक कैंडिडेट को हम लेकर आए ऑर्गेनाइजेशन में कि ये बेस्ट बंदा है या फिर ये बेस्ट बंदी है, और हमने उसको ऑफ़र लेटर दे दिया, जॉइनिंग यानी उसकी जॉइनिंग करवा ली और ऑनबोर्ड कर लिया, इंडक्शन दे दिया। तो एचआर की प्रोसेस यहाँ तक तो रिक्रूटमेंट का काम हो गया इस प्रोसेस में। तो दोस्तों स्ट्रैटेजिक प्लानिंग के बारे में जब हम बात कर रहे हैं, अब अगर हम कैंडिडेट को लेकर आए हैं कंपनी में तो फिर इससे अब हमें कंपनी की प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे प्रोडक्टिविटी मैटर करती है। आपने रिक्रूटमेंट में कितना एफर्ट लिया ये तो मैटर कर ही रहा है, लेकिन अगर कंपनी की प्रोडक्टिविटी बढ़ती है तो फिर आपकी रिक्रूटमेंट सही मानी जाएगी। और ये इससे बड़ी बात एक एचआर के लिए क्या हो सकती है। तो दोस्तों जहाँ तक हम बात कर रहे हैं स्ट्रैटेजिक प्लानिंग की, तो दोस्तों अब एक कैंडिडेट को हम लेकर तो आए हैं कंपनी में, तो अब हमें ये सोचना है कि एट द प्रेजेंट यानी आज के वक्त में हम कहाँ पर खड़े हैं, हमारा फ्यूचर का गोल क्या है, मतलब हमें कहाँ तक पहुँचना है। जो भी आपका गोल हो, जो भी बिजनेस गोल हो, सेल्स गोल होते हैं, डिजिटल मार्केटिंग के अपने गोल्स होते हैं यानी आउटरीच बढ़ाना, सेल्स का होता है लीड जनरेशन, लीड्स को क्रैक करना। जो भी हो सबके जो भी आप जिस भी पोजीशन पर काम करते हैं कुछ गोल्स होते हैं, तो हमें कहाँ तक पहुँचना है। तो उस गोल तक पहुँचने के लिए एक प्रॉपर डेडिकेटेड प्लानिंग होती है। बेस्ड ऑन दैट प्लानिंग आप आगे बढ़ते हैं।
तो अब आपका एक प्लान बढ़ गया। तो फिर दोस्तों नेक्स्ट स्टेप आती है कि उस प्लान को हम कैसे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, उस पर कैसे वर्क कर रहे हैं और उस पर से रिजल्ट क्या आ रहे हैं। क्योंकि जब भी आप कोई भी प्लान बनाते हैं और उस प्लान को इम्प्लीमेंट यानी उसे काम में लाते हैं तो आपको एक रिज़ल्ट आता है। हमेशा ये ज़रूरी नहीं कि वो रिज़ल्ट एक सही अच्छा रिज़ल्ट हो, एक बुरा रिज़ल्ट भी आ सकता है। तो फिर आप क्या करते हैं कि उस पर आप काम करना चालू कर देते हैं, रीस्ट्रक्चरिंग करते हैं। तो दोस्तों रीस्ट्रक्चरिंग यानी क्या, तो आप उस प्लान को थोड़ा सा चेंज करते हैं, ऑल्टर करते हैं उसमें और उसे सही करने की कोशिश करते हैं या फिर एक अलग अंदाज में रिप्रेजेंट करते हैं उसे। जहाँ पर भी एक स्वोट एनालिसिस आपने सुना होगा, स्ट्रेंथ्स, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स। तो आप ये एनालिसिस लगाते हैं कि उसमें आपको उस जो भी प्लान था उसमें से आपको बेनिफिट कितना मिला है और उस पर वीकनेस कौन सी है, तो आप उसे सुधारने की कोशिश करते हैं। उस प्लान में से जो भी एरर्स हुए उसमें आपको अपॉर्चुनिटीज़ कितनी थी, तो आप उस पर वर्क करते हैं और थ्रेट्स को कम करते हैं। तो दोस्तों ये होता है स्ट्रैटेजिक प्लानिंग। दोस्तों आपको एक उदाहरण दे देता हूँ। कई सारी जो स्टार्टअप्स होती हैं वो क्या करते हैं, कैंडिडेट को लेकर तो आते हैं कंपनी में, लेकिन मान लीजिए कि वो कोई फ्रेशर है, अगर नहीं बनता है तो उसे ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो दोस्तों ऐसे ही छोड़ देने से क्या होता है, यस जो एग्जिट फॉर्मेलिटी है वो एक एचआर कंप्लीट ज़रूर कर देता है, लेकिन एक जो कैंडिडेट का जो लाइफ साइकिल होता है जिसे हम एम्प्लॉय लाइफ साइकिल कहते हैं, तो वो लाइफ साइकिल में कंपनी अपनी तरफ से एक एफर्ट दे देती है। तो मैन पावर एक एफर्ट होता है, फिर उसके बाद टाइम होता है, टाइम एलोकेट होता है आपके मैनेजर का आपको सिखाने में। दोस्तों तीसरा होता है कॉस्ट, जिसे हम सीटीसी कहते हैं, कॉस्ट टू कंपनी। यानी आपसे वो काम करवाने के लिए कंपनी आपको एक कॉस्ट दे रही है सैलरी के रूप में, स्टाइपेंड के रूप में। तो वो भी तो एक कॉस्ट होता है कंपनी के लिए। सो टाइम, कॉस्ट और मैन पावर, एफर्ट, ये बहुत बड़े मतलब फैक्टर्स होते हैं जो डिटरमाइन करते हैं एम्प्लॉय लाइफ साइकिल। और चौथा होता है वैल्यू। ये आपके फेवर में है कि आपको क्या मिला वहाँ पर काम करके। और अब जब भी छोड़कर जाते हैं तो आपको एक एक्सपीरियंस लेटर या फिर इंटर्नशिप कंप्लीशन लेटर तो मिलता ही है। तो दोस्तों ये है स्ट्रैटेजिक प्लानिंग। और ये कई सारे फैक्टर्स होते हैं स्ट्रैटेजिक प्लानिंग में। और मैं इस वीडियो के ज़रिए यही बताना चाहूँगा कि ये जो भी फैक्टर्स हमने डिस्कस किए हैं, आप मुझे बताइए आपको ये फैक्टर्स कैसे लगे। दोस्तों अगले वीडियो में फिर एक बार और 2 नए पॉइंट्स लेकर मैं हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।